कार्बन कंपाउंड। कार्बन जो है सबसे ज़्यादा फैमिलियर और वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट है हमारे अर्थ पे। मतलब कार्बन सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो हमारे नेचर में लिविंग और नॉन लिविंग यानी बायोटिक अबायोटिक दोनों कंपोनेंट में काफ़ी लार्जर क्वांटिटी में अवेलेबल होता है। अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन के कुछ ना कुछ प्रोपोर्शन लार्जर क्वांटिटी में देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, बट इट कैन बी प्लेस अ नंबर वन इन इट इम्पोर्टेंस टू द लाइफ ऑफ अर्थ। लेकिन अगर लाइफ के बारे में बात करें तो कार्बन काफ़ी इम्पोर्टेंट एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। ठीक है, कोल हो गया, पेट्रोलियम, शुगर, विनेगर, पेट्रोल्स, ठीक है, प्रोटीन्स, ऑयल, फैट, इन सारी चीज़ों में कार्बन अवेलेबल होता है। ठीक है, कार्बन जो है एक लैटिन वर्ड से लिया गया है। लैटिन में कार्बन को कार्बो कहा जाता है, जिसका मतलब होता है ब्लैक रॉक, मतलब काला पत्थर। ये बेसिक डेफिनेशन है किसका, कार्बन का। ठीक है, और ब्लैक रॉक मतलब एक ऐसा रॉक जिसे हम लोग जलाए तो जल सके। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बोल सकते हैं कोल ब्लैक रॉक होता है। ठीक है, और वो बर्न भी करता है। अगर पीरियोडिकल टेबल में पोजीशन की बात करेंगे तो कार्बन ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 2 में आता है। कार्बन एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक सिंबल होता है सी, एटॉमिक मास 12.01 यूनिट, या फिर राउंड फिगर में इसको 12 यूनिट भी बोल सकते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, मेल्टिंग पॉइंट 3800 केल्विन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो जैसे कि एटॉमिक नंबर कितना है 6 है, तो के और एल दो सेल यूज़ होंगे। के का कैपेसिटी है कितना 2 इलेक्ट्रॉन का, तो बच गया 4, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आएगा। ऑकरेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, 17th प्लेस पर सबसे ज़्यादा लार्जर क्वांटिटी में अवेलेबल एलिमेंट माना जाता है। फ्री स्टेट मतलब बिना किसी कॉम्बिनेशन के कार्बन अकेला डायमंड और ग्रेफाइट में अर्थ में अवेलेबल होता है। बहुत सारे मेट्रॉइड्स में भी कार्बन देखने को मिलते हैं। हमारा सोलर सिस्टम का हेड सन और बहुत सारे स्टार में भी कार्बन अवेलेबल होता है फ्री स्टेट में। अगर हम कंबाइन स्टेट्स ऑफ कार्बन की बात करेंगे तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड का हमारे एटमॉस्फेयर में परसेंटेज होता है 0.03%। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन होता है उसी की वजह से प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अगर अर्थ की बात की जाए तो हमारे अर्थ में कार्बन जो है कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, और कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है CO3। अब कार्बोनेट फॉर्म में जैसे मार्बल, ठीक है, एक तरीके का स्टोन्स है। लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, इसमें भी कार्बोनेट फॉर्म में कार्बन पाया जाता है। मैग्नेसाइट में MgCO3 में भी कार्बन पाया जाता है। डोलोमाइट यानी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नेसाइट के कॉम्बिनेशन को हम लोग डोलोमाइट बोलते हैं, जिनमें कार्बन अवेलेबल होता है। अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट की बात करेंगे तो LPG, नेचुरल गैस, CNG, इन सब में कार्बन हाइड्रोकार्बन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, कोल में भी कार्बन फ्री और कंबाइन दोनों ही स्टेट में अवेलेबल होता है। अगर लिविंग बॉडीज़ की बात की जाए तो प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बींग्स, इन सब में कार्बन होता है। जैसे कि हमारा जो मिनरल्स होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, ठीक है, DNA, इन सब में भी कार्बन अवेलेबल होता है। कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें कार्बन अवेलेबल होता है, जैसे वॉशिंग सोडा या जिसे हम लोग सोडियम कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3.10H2O। 10H2O को हम लोग बोलते हैं डेका हाइड्रेट। क्या बोलेंगे? डेका हाइड्रेट। लाइमस्टोन में भी, कैल्शियम कार्बाइड में भी कार्बन पाया जाता है। अगर बात इन और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट जैसे कि शुगर वगैरह में देखने को मिलता है। शुगर का केमिकल फार्मूला होता है C12H22OL11। C12 मतलब कार्बन के 12 एटम, हाइड्रोजन के 22 एटम और ऑक्सीजन के 11 एटम अवेलेबल होते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स जैसे कि मीथेन हो गया,
ब्यूटेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, इन सब में भी कार्बन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन स्टेट में रहता है। एसिटिक एसिड जिसे मिथेनोइक एसिड भी कहा जाता है, इसमें भी देखो मीथेन और ऑक्जेलिक एसिड का कॉम्बिनेशन है जिसमें कार्बन हम लोगों को अवेलेबल मिलता है। इथाइल अल्कोहल जिसका फॉर्मूला C2H5OH होता है, इसमें भी कार्बन अवेलेबल होता है। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज़ और कार्बन की बात करेंगे तो कार्बन का पहला प्रॉपर्टीज़ है कि ये एक नॉन मेटल होता है। दूसरा प्रॉपर्टीज़ है कि ये लगभग सारे के सारे सॉल्वेंट सब्सटेंस में इनसॉल्युबल होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज़ इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जिसके वजह से कार्बन को टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है और इस प्रॉपर्टी को हम लोग टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन बोलते हैं। आखिर इसके पीछे रीज़न क्या है? अ कार्बन एटम कंप्लीट इट्स ऑक्टेट बाय शेयरिंग इट्स 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट को अपने आउटर सेल को स्टेबल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होता है। अब कार्बन के आउटर सेल में जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पढ़े 2 और 4, यानी K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास तो 2 ही सेल बचे। ये लास्ट वाला सेल क्या हो गया? आउटर सेल हो गया, आउटर मोस्ट सेल हो गया। अब इसमें 8 इलेक्ट्रॉन अगर चाहिए, यानी ऑक्टेट बनाने के लिए इसको क्या करना होगा? 4 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कार्बन करता क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है और अपने ऑक्टेट को अचीव कर लेता है। इसी 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग प्रॉपर्टीज़ को ही टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के नाम से जाना जाता है। कार्बन जो बॉन्ड बनाता है उसे कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से जानते हैं हम लोग। वही बोला है। अब बोला कि कार्बन भाई टेट्रावैलेंट होता है जिसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो टेट्राहेड्रॉन कहलाते हैं और इनमें जो एटम होते हैं एक दूसरे के साथ 109 डिग्री 28 रेडियन के एंगुलर डेरिवेटिव्स के साथ जुड़े होते हैं। नेचर ऑफ कंपाउंड फॉर्म बाय कार्बन। कार्बन के कॉम्बिनेशन से कौन कौन से कंपाउंड बनते हैं या फिर कार्बन किस तरीके का बॉन्ड अप्लाई करता है? कार्बन हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड ही बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है कार्बन का कैटेनेशन या फिर सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़। कैटेनेशन क्या होता है? हम लोग देखे हैं ना कि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता। ठीक है, आयरन के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, पोटेशियम के साथ बॉन्ड नहीं बनाता, लेकिन कार्बन के पास एक ऐसा प्रॉपर्टीज़ होता है कि एक कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बना देता है। ठीक है, इसी प्रॉपर्टीज़ को कैटेनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसमें कार्बन क्या होता है दूसरे कार्बन एटम के साथ या तो स्ट्रेट चेन बना देगा या फिर ब्रांच चेन बना देगा या फिर रिंग चेन या डायमंड चेन बना देगा। इसी प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कैटेनेशन प्रॉपर्टीज़ के नाम से जानते हैं। कार्बन का नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है एलोट्रॉपी। अब कार्बन में एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि कार्बन 2 तरीके के एलोट्रॉप बनाता है। एक क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप बनाता है और दूसरा एमॉर्फस ये एलोट्रॉप बनाता है। क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप में कौन कौन से फॉर्म आएंगे कार्बन के? डायमंड आता है, ग्रेफाइट आता है और फ्लोरेसेंस आता है। अगर हम लोग एमॉर्फस फॉर्म की बात करेंगे कार्बन के तो कोक, कोल, लैंप ब्लैक, चारकोल, ये सारे के सारे एमॉर्फस एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन होते हैं। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है कार्बन का? तो सबसे पहला है कार्बन का कंबशन। एट हाई टेम्परेचर कार्बन रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस ऑक्साइड ऑफ कार्बन, हीट एंड लाइट। कार्बन का पहला केमिकल प्रॉपर्टीज़ ये है कि हाई टेम्परेचर पर कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन का ऑक्साइड बनाता है, हीट रिलीज करता है और लाइट भी रिलीज करता है। केमिकली अगर इसको देखेंगे तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बर्निंग का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, इससे बना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, हीट और लाइट, ये बनकर तैयार हुआ जो कार्बन का कंबस्टिबल प्रॉपर्टीज़ कहलाएगा। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कार्बन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट
ठीक है। अब कार्बन एक तरीके का रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इट रिड्यूस सर्टेन मेटल ऑक्साइड, ठीक है। बोल रहा है कि ये कुछ मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करता है। अब कैसे करता है, जैसे कॉपर एक मेटल है, इसके साथ क्या है, ऑक्सीजन है। अगर कॉपर ऑक्साइड को कार्बन के साथ रिएक्ट करेंगे तो कार्बन क्या करेगा, कॉपर में से ऑक्सीजन ले लेगा। यानी ये क्या किया, कॉपर से उसका ऑक्सीजन को छीन लिया। इसी वजह से कार्बन को हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। और इसका ऑक्सीजन छीन कर कार्बन क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना के मेटल को अकेला छोड़ दिया। एक और एग्जांपल के लिए, जैसे लीड ऑक्साइड, इसके पास भी ऑक्सीजन है, कार्बन क्या किया, इससे इसका ऑक्सीजन ले लिया, यानी छीन लिया, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहला गया। फिर लीड को ये अकेला छोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया, ठीक है। नेक्स्ट है एलोट्रॉपिक एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, द वेरियस फॉर्म ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म। बोल रहा है कि बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनके बहुत सारे फॉर्म भी होते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसे एलिमेंट जिनके डिफरेंट फॉर्म का केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम हो बट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ अगर अलग हो जाए तो वैसे फॉर्म को एलोट्रॉपिक फॉर्म के नाम से जाना जाता है। कार्बन के पास ये एलोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज़ होता है, ठीक है। अब देखो कार्बन के एलोट्रॉपिक फॉर्म को जैसे हम लोग पीछे पढ़े कि दो ग्रुप में बांटा जाता है। पहला होता है क्रिस्टलाइन फॉर्म, जिसमें डायमंड और ग्रेफाइट का नाम सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्लोरेसेंस भी, ठीक है, एक क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है। एमॉर्फस फॉर्म, जिसको नॉन क्रिस्टलाइन भी कहा जाता है, इसमें हम लोग जानते हैं कि कोक, कोल, लैंप ब्लैक, कार्बन ब्लैक, गैस कार्बन, एनिमल चारकोल, वुडन चारकोल, ये सारे के सारे क्या हैं, एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन माने जाते हैं। अब ये तो पता चल गया कि क्रिस्टलाइन में कौन कौन सा आइटम आता है और एमॉर्फस में कौन कौन आता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन में सबसे पहला नाम आता है किसका, डायमंड का, ठीक है। डायमंड जो है कार्बन के जितने भी क्रिस्टलाइन फॉर्म है उनमें सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन माना जाता है, ठीक है। और डायमंड बनाने के लिए मल्टीपल कार्बन एक दूसरे के साथ चैन बनाते हैं और एक प्रॉपर सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, तभी जाकर डायमंड बनता है। अब अगर हमसे कोई पूछ देगा कि भाई किसी डायमंड में कितना सारा कार्बन है, तो हम बोलेंगे कि ये तो फिर कार्बन के साइज के ये डायमंड के साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायमंड का साइज बड़ा है तो कार्बन एटम ज़्यादा होंगे, डायमंड कम है तो कार्बन एटम कम हो जाएगा। तो बोला कि भाई कोई आइडेंटिकल टॉपिक बताइए कि आप इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर कोई डायमंड का फॉर्मूला पूछ देगा तो क्या बोलेंगे, तो सिंपल सा बोलना है CN। एन मतलब हो गया नंबर ऑफ एटम। अगर मान लो कोई बोल दे कि एक ऐसा डायमंड जिसमें 20 कार्बन है, तो उस डायमंड का फॉर्मूला क्या होगा, C20। अगर 30 कार्बन है तो क्या होगा, C30। यानी एक डायमंड में 20 एटम ऑफ कार्बन है, दूसरे डायमंड में 30 एटम ऑफ कार्बन अवेलेबल है, ठीक है। ऑकरेंस की बात करेंगे तो डायमंड जो है इंडिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील, कॉन्गो, अंगोलो, तंजानिया और रसिया जैसी कंट्रीज में अवेलेबल होता है। हमारे इंडिया में डायमंड जो है पाना माइंस जो कि मध्य प्रदेश, ठीक है, और वज्राक्रोर आंध्र प्रदेश में अवेलेबल होता है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर डायमंड का कौन है, साउथ अफ्रीका है, ठीक है। डायमंड आर फॉर्म फ्रॉम द कार्बन प्रेजेंट इन अपर मेंटल ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ के 3 लेयर होते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर, ठीक है। जो मेंटल है उसके अपर लेयर में डायमंड अवेलेबल होता है, ठीक है। और अगर डेप्थ की बात करेंगे तो 150 किलोमीटर का डेप्थ अवेलेबल होता है। मेंटल के जिस हिस्से में डायमंड अवेलेबल होता है वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 70,000 और टेम्परेचर अराउंड 1500 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर डायमंड के प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है अपीयरेंस। डायमंड एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस का मतलब ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके आर पार लाइट जा सकता है। अब अगर किसी भी मटेरियल के लाइट आर पर चले जाए तो ऑब्वियस है उसका कुछ ना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो होगा ही।
इसी वजह से डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.45, ठीक है। हार्डनेस की बात की जाए तो हम लोग जानते हैं कि डायमंड जितने भी नेचुरल सब्सटेंस है उनमें सबसे ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस माना जाता है। डायमंड का डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। इसका डेंसिटी रूम टेम्परेचर पे 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो डायमंड में ना इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफ़र होता है ना फिर थर्मल हीट सप्लाई होता है। इसी वजह से डायमंड इज़ नाइदर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नॉर द थर्मल कंडक्टर, ठीक है। ना ही ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है ना ही ये थर्मल कंडक्टर होता है। सॉल्युबिलिटी की अगर बात की जाए तो जितने भी नॉन सॉल्वेंट है उसमें डायमंड इनसॉल्युबल होता है। एक्शन ऑफ वाटर, तो अगर हम लोग डायमंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, टेम्परेचर 900 डिग्री सेल्सियस रखेंगे तो उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगा। अब बोलोगे कि यहाँ पर सी लिखा है, नीचे डायमंड क्यों लिखा, कार्बन क्यों नहीं लिखा। अभी हम लोग फार्मूला पढ़े CN, नंबर ऑफ, ठीक है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है ही, नंबर ऑफ एटम, तो वो डायमंड को रिप्रेजेंट करेगा। डायमंड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इन डायमंड ईच कार्बन एटम इज कोवैलेंटली बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम इन अ टेट्राहेड्रल फैशन। डायमंड में क्या होता है कि एक कार्बन एटम कोवैलेंट बॉन्ड के जरिए 4 दूसरे कार्बन एटम के साथ टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में जुड़े होते हैं और ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं जिसकी वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। इनका जो मैथमेटिकल डायमेंशनल होता है डायमंड का, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जैसा कि यहाँ पर फिगर में हम लोगों को दिखाई दे रहा है। इसी वजह से, ठीक है, इसी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की वजह से कार्बन बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है। यूजेस ऑफ डायमंड की बात करेंगे तो डायमंड को यूज किया जाता है एक प्रीसियस डेकोरेटिव स्टोन्स की तरह, ज्वेलरी वगैरह में। डायमंड को यूज किया जाता है बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग टूल्स बनाने में, जैसे कटिंग और ग्राइंडिंग ऑफ ग्लास एंड रॉक्स में इसका यूज़ होता है। डाइस, ठीक है, बनाने में भी, हार्ड मेटल को काटने में भी डायमंड का यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा डायमंड को हम लोग प्रिसीजन थर्मोमीटर बनाने के लिए भी यूज करते हैं और प्रोटेक्टिव विंडो जो कि स्पेस क्राफ्ट में यूज़ होता है उसको बनाने के लिए भी डायमंड का यूज किया जाता है। दूसरा है फ्यूलेरेंस। फ्यूलेरेंस भी एक तरीके का क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। अभी हम लोग एक फार्मूला बोले थे डायमंड के लिए CN। अगर मान लो कार्बन के 60 एटम यूज होते हैं, C60 लिखा हुआ है, तो फिर उसको डायमंड नहीं बल्कि उसको ग्रेफाइट फ्यूलेरेंस बोलेंगे, ठीक है। तो वही देखो यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला दिया होगा C60, ठीक है। अगर कार्बन के 60 एटम अगर प्रॉपर सीक्वेंस में यूज्ड हो रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो फ्यूलेरेंस है, ठीक है। ये बेसिकली सिर्फ सॉल्युबल होता है किस में, बेंजीन में। प्रिपरेशन ऑफ फ्यूलेरेंस की बात करेंगे, बाय इलेक्ट्रिकल हीटिंग अ ग्रेफाइट रड इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ हीलियम, ठीक है। बोल रहा है कि फ्यूलेरेंस को बनाने के लिए एक इलेक्ट्रिकल हीटिंग करेंगे किसका, ग्रेफाइट रड का, किसके कॉम्बिनेशन में, हीलियम के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। या फिर ग्रेफाइट को वेपोराइज करेंगे लेज़र लाइट का यूज करके, इससे भी हम लोग फ्यूलेरेंस बना सकते हैं। तीसरे और लास्ट क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम लोग ब्लैक लीड के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे जो मार्किंग किया जाता है पेपर ब्लैक होता है। ग्रेफाइट भी क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन ही होता है। अ ग्रेफाइट क्रिस्टल इज स्ट्रक्चर्ड और एग्रीगेटेड ऑफ कार्बन एटम एंड कैन बी डिस्क्राइब बाय द फॉर्मूला CN, ठीक है, वेयर N इज द लार्ज इंटीग्रल नंबर्स। इसका भी फॉर्मूला CN ही होता है। अब देखो डायमंड में जो CN होता है उसमें N होल नंबर को रिप्रेजेंट करता है और इसमें N जो होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर को, ठीक है। ऑकरेंस, ग्रेफाइट जो है हमारे नेचर में फ्री स्टेट में है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू डायमंड। ये श्रीलंका में, साइबेरिया, कनाडा, USA, इंडिया जैसे कंट्री में ग्रेफाइट मिल जाता है।
इंडिया में ग्रेफाइट जो है उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु जैसे स्टेट में मिलता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रेफाइट की बात करेंगे तो ग्रेफाइट का अपीयरेंस जो होता है, सबसे पहले तो ग्रेफाइट जो है ग्रेस ब्लैक कलर का मटेरियल सब्सटेंस होता है और ये ओपेक होता है, मतलब जिसके पार लाइट नहीं जा सकता, ठीक है। और मेटेलिकली ये शाइनी होता है। अब ऐसे समझो, हम लोग बोले कि कार्बन तो नॉन मेटल होता है, नॉर्मली नॉन मेटल का प्रॉपर्टीज़ क्या होता है कि उसमें शाइनिंग नहीं रहेगा, लेकिन ग्रेफाइट के साथ थोड़ा एक्सेप्शन है, ग्रेफाइट शाइन करता है, ठीक है। और ये एक हेक्सागोनल स्ट्रक्चर माना जाता है। जैसे डायमंड था क्या, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, और ग्रेफाइट क्या होता है, हेक्सागोनल क्रिस्टल माना जाता है। ये भी हार्ड उतना नहीं होता है, अगर कंपेयर करेंगे डायमंड से तो ये उससे तो काफ़ी कम ज़्यादा हार्डनेस इसमें होता है। एक तरीके का ये सॉफ्ट एलोट्रॉप है कार्बन का, ठीक है। फिसलता है। डेंसिटी की बात की जाए तो इसका डेंसिटी 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर होता है। अब यहाँ पर एक्सेप्शन शुरू होता है। नॉर्मली कार्बन जो होता है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, जैसा कि हम लोग डायमंड के केस में देखें, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है। ग्रेफाइट का मेल्टिंग पॉइंट 3800 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। और ये भी इनसॉल्युबल होता है सारे के सारे कॉमन सॉल्वेंट में। इसको भी डायमंड की तरह अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड ही बना कर देगा। ग्रेफाइट में कार्बन जो होते हैं फ्लैट पैरेलल लेयर में जुड़े होते हैं। हर कार्बन एटम जो होता है बॉन्ड होते हैं किस में, 3 दूसरे अदर नेटवर्क ऑफ 6 कार्बन रिंग से। मतलब एक कार्बन जो होगा, ठीक है, 3 अदर कार्बन से कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इस तरीके से 6 कार्बन का एक रिंग बनकर तैयार होगा। ग्रेफाइट का यूज क्या है, ड्राई सेल के इलेक्ट्रोड बनाने में, ठीक है, और इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ होता है। हाई टेम्परेचर वाले लुब्रिकेंट बनाने में ग्रेफाइट का यूज़ होता है, ठीक है। मेल्टिंग मेटल बनाने में इसका यूज़ होता है। लीड पेंसिल बनाने में यूज़ होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए भी ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। अब देखो डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। सबसे पहला डिफरेंस तो ये बोल सकते हो कि डायमंड जो होता है नेचर में फ्रीली मिलता है, ठीक है, ये भी नेचुरली मिलता है, लेकिन ये आर्टिफिशियली भी बनता है, और डायमंड आर्टिफिशियली नहीं बना सकता। डायमंड जो होता है एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जबकि ग्रेफाइट क्या होता है, ओपेक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी की वजह से 2.45 होता है। दूसरी तरफ ग्रेफाइट ओपेक होता है, इसी वजह से इसका कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता। डायमंड जो होता है ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल होता है, जबकि ग्रेफाइट हेक्सागोनल क्रिस्टल होता है। डायमंड सबसे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस है, इसके कंपैरिजन में ग्रेफाइट सॉफ्ट और स्लिपरी टच का होता है। डायमंड का डेंसिटी रूम टेम्परेचर पे 3.5 ग्राम पर मिलीलीटर और ग्रेफाइट का 2.3 ग्राम पर मिलीलीटर। डायमंड नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। डायमंड को 900 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ऑक्सीजन के साथ जब बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाएगा। दूसरी तरफ ग्रेफाइट को 700 से 800 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में ऑक्सीजन या एयर के प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। ये तो सारे के सारे क्रिस्टलाइन फॉर्म हो गए। अब आ जाते हैं एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है, जिनमें सबसे पहला नाम आता है किसका, कोल का। कोल अकर अंडर द अपर क्रस्ट ऑफ द अर्थ। जैसे अर्थ का हम लोग जानते हैं 3 लेयर, क्रस्ट, मेंटल, कोर, ठीक है। जहाँ डायमंड था वो मेंटल के अपर सरफेस में पाया जाता था, कोल जो है क्रस्ट के अपर सरफेस में पाया जाता है। और कोल बनता कैसे है, वुड वगैरह से, ठीक है। वुड अंडर द इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर गेट कन्वर्टेड इनटू कोल थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेप्स। बोल रहा है कि लकड़ी जो होती है हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ऑक्सीजन के एब्सेंस में या फिर एयर के एब्सेंस में कन्वर्ट होता है किस में, कोल में। अब इसका स्टेपिंग देखो, सबसे पहले क्या था,
वुड। वुड, वुड पे हीट और प्रेशर सप्लाई किए तो सबसे पहले क्या बना, पिट। हाँ। ठीक है, ये लोअर फॉर्म ऑफ कार्बन भी माना जाता है। फिर इसमें भी हीट और प्रेशर सप्लाई किए तो लिग्नाइट बना। जो पिट जो था वो लाइट ब्राउन कलर का होता है, लिग्नाइट जो बनकर Brown। तैयार हुए वो कंप्लीट ब्राउन हो गया। फिर से हीट प्रेशर सप्लाई हुआ तो बिटुमिनस कोल बनकर तैयार हो गया जो कि ब्लैक कलर का होता है। अगेन हीट एंड प्रेशर सप्लाई किया तो एंथ्रेसाइट हो गया जो कि ब्राइट कलर का ब्लैक कोल होता है, और ये सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ कोल माना जाता है। ठीक है, द स्लो कन्वर्जन ऑफ वुड इनटू कोल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज टर्म एज कार्बोनाइजेशन। अब जैसे कि बताया कि वुड से कोल बनने का जो प्रोसेस होता है काफ़ी स्लो प्रोसेस होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, और इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, कंटिन्यूअसली हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का रिक्वायरमेंट होता है। इसी वजह से वुड से कोल मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या कहलाएगा, कार्बोनाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, अभी हम लोग ये भी जानते हैं कि एंथ्रेसाइड होता है, प्योर फॉर्म होता है किसका, कोल का, जिसमें 94 से 95% तक कार्बन अवेलेबल होता है। कोल का यूज हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। इससे हम लोग बहुत सारे गैस वगैरह, वाटर गैस वगैरह बनाने के लिए, फ्यूल गैस बनाने के लिए भी कोल का यूज करते हैं। कोलतार, कोक, कोल गैस बनाने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रिपरेशन में भी कोल का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे बोला कि ग्रेफाइट बनाने के लिए एंथ्रेसाइड क्वालिटी वाले कोल का यूज किया जाता है। बहुत सारे सिंथेटिक पेट्रोल बनाने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। इसमें जो प्रोसेस यूज होता है इसे कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ कोल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोक। कोक जो होता है एक ग्रेइश ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, जब इस पे डिस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है, कोल को, तब मेरा कोक बनकर तैयार होता है। कोक किससे मिलता है, कोल से। कैसे, जब भी मान लो कि पहली बार हम लोग कोल जब निकाले तो उसमें बहुत सारा मॉइस्चर वगैरह रहेगा, ज़मीन के नीचे तो मॉइस्चर वगैरह रहेगा। ठीक है, या फिर दूसरी इम्प्योरिटीज़ रहेंगे, उनको हटाने के बाद हम लोग को क्या मिलता है, कोक। जैसे देखो कोक है, कोक में से क्या माइनस किए, मॉइस्चर हटाए, और उसके बाद वॉलेटाइल मैटर को हटा दिए, मेरा क्या बन गया, कोक बन गया। सर जलाने से बनता है। अब इसको थोड़ा सा ऐसे भी समझो ना कि कच्चा कोयला पक्का कोयला हम लोग बोलते हैं हाँ, ना, वही कच्चा कोल जला देते तो हाँ जला देते हैं। ठीक है, कोक का यूज क्या है, इसको भी डोमेस्टिक फ्यूल में यूज किया जाता है। इसको रिड्यूसिंग एजेंट जैसे मेटलॉजिकल प्रोसेस में यूज किया जाता है। ठीक है, कोक को जब स्टीम के साथ हम लोग रिएक्ट करेंगे तो वाटर गैस बनकर तैयार हो जाएगा। कोक और स्टीम बनाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन बन गया, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड होता है 44%, हाइड्रोजन गैस होता है 49%। ये हम लोग पिछले वाले एक्सरसाइज में भी ये रिएक्शन पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद कोक को यूज किया जाता है कार्बाइड बनाने के लिए, जैसे कैल्शियम कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम कार्बाइड बनाने के लिए भी हम लोग कोक का यूज करते हैं। चारकोल को हम लोग वुड चारकोल भी कहते हैं क्योंकि ये हम लोगों को वुड यानी लकड़ी से मिलता है। जब लकड़ी को हीट किया जाता है किसके एब्सेंस में, एयर के एब्सेंस में, तो लकड़ी के अंदर जो भी मॉइस्चराइजेशन होता है या वोलेटाइल कंपोनेंट होते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं। और जब लकड़ी के अंदर से ये मॉइस्चर और वोलेटाइल कंपोनेंट रिमूव हो जाते हैं तो वही वुड क्या होता है, चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे वुड है, वुड को हम लोग हीट किए इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो सबसे पहले क्या बनेगा, चारकोल। इस चारकोल में वॉलेटाइल मैटर और मॉइस्चर दोनों रहेगा। द ब्रेक डाउन ऑफ सब्सटेंस बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द एब्सेंस ऑफ एयर, बोल रहा है कि वुड को, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एयर तो इस प्रोसेस को बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन, जिसमें मॉइस्चराइजेशन और वॉलेटाइल मैटर को रिमूव किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ क्या है चारकोल का, चारकोल ब्लैक, पोरस और ब्रिटल सॉलिड होता है। ठीक है, चारकोल पाउडर गुड एब्जॉर्बेंट होता है। इट एब्जॉर्बिंग कलर मैटर फ्रॉम सॉल्यूशन एंड पॉइजनस गैस फ्रॉम एयर। चारकोल जो है एक बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इससे हम लोग डोमेस्टिक फ्यूल बना सकते हैं। ठीक है, डिओड्रेंट बनाने में,
ठीक है, इसका यूज किया जाता है। फेशियल क्रीम वगैरह जो होता है ना, उसको बनाने में भी इसका यूज होता है। गन पाउडर बनाने के लिए भी हम लोग चारकोल का यूज करते हैं। ठीक है, अब एनिमल चारकोल क्या हो गया भाई? एनिमल चारकोल, जिसे हम लोग बोन चारकोल के नाम से जानते हैं, इट इज ऑब्टेन्ड बाय स्ट्रांगली हीटिंग बोन्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर। मान लो कि जैसा गाय भैंस मर गए, ठीक है, अब उनका जो हड्डी वगैरह है, इनको एयर के एब्सेंस में हम लोग हीट करते हैं। ठीक है, जिसमें 10 से 12% एमोर्फस कार्बन अवेलेबल होता है। शुगर चारकोल क्या होता है? शुगर चारकोल जो होता है, शुगर को हीट करके अगेन एब्सेंस ऑफ एयर। ठीक है, मतलब जितना भी तरह का चारकोल हम लोग को चाहिए, सब में एयर हटाना है, एब्सेंस ऑफ एयर, और इस कंडीशन में हीट सप्लाई करेंगे। जैसे शुगर पे हीट सप्लाई की इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो क्या हुआ? कार्बन अलग हो गया, जिसके आगे 12 लिखा है, 12 एटम ऑफ कार्बन, ये शुगर चारकोल बन गया, और फिर वाटर बन के तैयार हो गया। लैम्प ब्लैक, ठीक है, ये कैसे बनता है कि जब मोमबत्ती को, वेजिटेबल ऑयल को, ठीक है, या टर्पेंटाइन को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट किया जाता है, ठीक है, या फिर बर्न किया जाता है, तो लैम्प ब्लैक बनकर तैयार होता है। ठीक है, ये एक तरीके का ब्लैक पाउडर होता है, जिसका यूज करके हम लोग इंक, प्रिंटर्स, जैसे कंप्यूटर में का प्रिंटर्स में इंक यूज करते हैं, ब्लैक पेंट बनाने के लिए, कार्बन पेपर बनाने के लिए भी लैम्प ब्लैक का यूज़ होता है। कार्बन ब्लैक, इसको प्रिपेयर करने के लिए नेचुरल गैस को लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे, ठीक है, तो मेरा कार्बन ब्लैक बनकर तैयार हो जाएगा। यही